ग्लोबलाइजेशन से किसे फायदा हुआ? क्या इससे वाकई गरीबी कम होती है और लोगों की संपत्ति बढ़ती है? हाँ, इसका फायदा उठाकर बड़ी कंपनियों ने जरूर बड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे कई लोगों को भारी नुकसान भी हुआ। और सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारी पृथ्वी का ही हुआ। सच जो भी हो, ग्लोबलाइजेशन है क्या और इसे लेकर दुनिया में इतने विरोधी विचार क्यों हैं, और इन सबके बीच इसकी क्या सच्चाई है, चलिए खोजते हैं। ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी बातों की ओर इशारा करता है। सुचारू आर्थिक व्यवस्था, टिकाऊ पर्यावरण, अच्छी नौकरियां और इस ओर भी कि लोग इन बातों के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और लोग इसके नायकों और खलनायकों को पहचानेंगे। निकोलस लाम 6 फेसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के सह-लेखक हैं। आंथिया रॉबर्ट्स के साथ उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की खूबियों और खामियों के 6 पहलुओं की पड़ताल की है और उन्होंने इन विचारों को अलग अलग समूहों में बांटा है। इनमें से पहला है एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, जो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया में सभी को फायदा पहुंचाता है। दूसरा विचार है जो कहता है कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में विजेता बने और कुछ परास्त हुए। और अंत में हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और सभी को इससे नुकसान हुआ है। चलिए ग्लोबलाइजेशन के सबसे ज्यादा स्वीकार्य विचार से शुरू करते हैं। ये है एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, यानी ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया का बड़ा भला किया और दुनिया के ज्यादातर लोगों को इससे फायदा पहुंचा। इस तरह देखें तो ग्लोबलाइजेशन को रोका भी नहीं जा सकता और ये बहुत फायदे भी देता है, और इसके पक्षधर पूरी दुनिया में घटती गरीबी को इसके प्रभाव के तौर पर दिखाते हैं। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के रखवाले इस विचार को दशकों से बढ़ावा देते आ रहे हैं, लेकिन ब्रेक्जिट और ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से इसके खिलाफ बहस बहुत गर्मा चुकी है। कोविड-19 महामारी, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और हाल में शुरू हुई अमेरिका चीन के बीच की तनातनी ने इस नज़रिए को सवालों के घेरे में ला दिया। 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में जब से सोवियत यूनियन ढहना शुरू हुआ, दुनिया बहुत तेजी से होने वाली ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो रही थी। ब्रांको मिलानोविच उस चार्ट के सह निर्माता रहे हैं जिसका इस मामले में अक्सर जिक्र किया जाता है। चार्ट दिखाता है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा फायदा किन्हें हुआ। इसे एलिफेंट कर्व भी कहा जाता है। बाईं तरफ दुनिया में सबसे कम आय वाले समूह हैं, जबकि दाईं तरफ दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग। इसमें हम सोवियत यूनियन के पतन के दौर से 2008 के आर्थिक संकट तक के समय को देख सकते हैं और इसके 2 स्पष्ट विजेता हैं। विकासशील देशों के मध्यम वर्गीय लोग, खासकर एशिया के, जैसे चीन, भारत, वियतनाम के, इनके अलावा ब्राजील और तुर्की के। 2008 आते आते उनकी कमाई 1988 के मुकाबले 50 से 80% बढ़ चुकी थी। उनके अलावा इसका सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले थे दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग, खासकर पश्चिमी देशों के। लेकिन पश्चिमी देशों के मध्यम वर्गीय लोगों की कमाई में कोई खास फर्क नहीं दिखा और उनमें ग्लोबलाइजेशन के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि पश्चिम में सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से मध्यम वर्ग को वैसा फायदा नहीं हुआ जैसा पश्चिम का मध्यम वर्ग चाहता था या जिसकी उम्मीद कर रहा था। और मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रति यही अमेरिकी निराशा का निर्णायक बिंदु है। इसके विजेताओं और परास्त लोगों की चर्चा यहीं से शुरू होती है। ग्लोबलाइजेशन के प्रति वामपंथी विचार समाज में पूंजी के असमान बंटवारे को चर्चा के केंद्र में लाते हैं। कहा जाता है कि अमीर और अमीर हुए और इसका बोझ आम लोगों पर आया। लोक लुभावन बातें कहने वाले वामपंथी कॉरपोरेट जगत के सीईओ और खरबपतियों जैसे 1% अमीर लोगों की ओर इशारा करते हैं। कॉरपोरेट ताकत का विचार इस आग में घी डालता है। कहा जाता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपना लाभ बढ़ाते हैं और नियम तोड़कर कम से कम टैक्स भरते हैं और सस्ते श्रम का फायदा उठाते हैं। लेकिन दोनों ही विचार इस बात पर स्पष्ट हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जैसे कामगारों, समुदायों, नागरिकों, सरकारों और पर्यावरण को भी। लेकिन इसका विजेता एक ही है, कॉरपोरेशन।
दूसरी ओर दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट विचारधारा भी अमीर लोगों पर अविश्वास करती है, लेकिन वामपंथी पॉपुलिस्ट लोगों के मुकाबले दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराती है। दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट अमीरों की सारा फायदा अकेले उठा लेने के लिए आलोचना नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो नौकरियों को विदेश में ले जाते हैं और उनकी वजह से देश में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती है, जो नौकरियों के मामले में स्थानीय लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और राष्ट्रीय पहचान के लिए तथाकथित खतरा बनते हैं। दूसरी ओर भू आर्थिक विचार एक अलग तरह के खतरे पर भी निगाह रखता है, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते विवाद पर। हालांकि दोनों ही देशों को ग्लोबलाइजेशन से काफी फायदा हुआ है, लेकिन तुलना करें तो चीन ने अमेरिका और अपने बीच की दूरी को पाटा है। ये विचार एक रणनीतिक विरोधी पर आर्थिक रूप से निर्भर होने के खतरों पर भी जोर देता है। सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक ये है कि 1990 से शुरू होने वाले बड़े स्तर के ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहले विरोध विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने ही किया था। इसका संस्थागत रूप, इसके नियम विकसित देशों ने तैयार किए थे ताकि उन्हें फायदा हो। तो लंबे समय तक इसे नए तरह का औपनिवेशीकरण प्रोजेक्ट कहकर इसकी आलोचना की जाती थी। इसे बिना सीधे शासन वाला साम्राज्यवाद कहते रहे। चीन मुक्त व्यापार और ग्लोबलाइजेशन का रक्षक बनकर उभरा, जबकि अमेरिका चीन को काबू करने वाली नीतियां बनाता रहा। आखिरी विचार जिसकी लेखकों ने चर्चा की है वो है डर से जुड़ा हुआ ग्लोबल थ्रेट नैरेटिव। ये ग्लोबलाइजेशन की दौड़ से धरती और प्रकृति को होने वाले नुकसान की ओर इशारा करता है। इस विचार के समर्थक तर्क देते हैं कि हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्य फिर से तय करने की जरूरत है, ताकि नागरिक और समाज हमारी पृथ्वी की सीमाओं के अंदर बचे रहें और फलें फूलें। वे ग्लोबलाइजेशन को एक वैश्विक डर के नजरिए से देखते हैं, जैसा पर्यावरण और जैव विविधता की त्रासदी और महामारियों के दौर में हमें दिखता है। वो चेताते हैं कि तेजी से ऊपर जाता कार्बन उत्सर्जन पश्चिमी देशों की उत्पादन और खपत की ग्लोबलाइजेशन वाली सोच के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमारे ग्रह को खतरे में डालता है। लेकिन इनमें से कौन सा विचार सच है? इन सारे ही विचारों में कुछ न कुछ सच है, लेकिन कोई भी विचार पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि ये सारे किसी न किसी बात को नजरअंदाज करते हैं। ये निश्चित है कि एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अब सबसे प्रमुख नहीं रहा, लेकिन हमारे पास कोई साफ विचार भी नहीं है जिसका समाज के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरी तरह प्रभाव बढ़ रहा हो। मिसाल के लिए अमेरिका में भू आर्थिक विचार प्रमुख है, जो चीन के उदय को मुख्य चुनौती मानता है, लेकिन इसे जलवायु संकट, कॉरपोरेट ताकत से जुड़ी चिंताओं से भी जोड़कर देखना होगा। नया वैश्विक आर्थिक ढांचा विकास पर आधारित है, चाहे धरती बचे या नहीं, जबकि धरती को जरूरत है कि अर्थव्यवस्था उसे बने रहने दे, चाहे वो बढ़े या नहीं, खासकर जब जलवायु संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। आप बताइए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पिछले 20 से 30 साल में भारत जैसे देश में जीवन के लिए आए बदलावों में अच्छा क्या है और खराब क्या? आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।